गुड आफ्टरनून माय स्टूडेंट। आज हम बड़े भाई साहब पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। ये कहानी हमने अच्छी तरह से पढ़ी थी और आपको अच्छी तरह से आती है, लेकिन आज हम संकेत बिंदुओं के द्वारा इसका पुनः अभ्यास करेंगे। इस कहानी के लेखक कौन थे बच्चे? प्रेमचंद। अब हम सबसे पहले संकेत बिंदु के द्वारा समझते हैं कि बड़े भाई साहब कितने बड़े थे। किससे? छोटे भाई से। बड़े भाई साहब छोटे भाई से 5 साल बड़े थे और वह उनकी आयु जो थी 14 साल की थी और वह कितने साल के थे? लेखक कितने साल के थे? 9 साल के थे। अब इनमें जो अंतर था वो कितने साल का था? 5 साल का था। अब हम दूसरा पॉइंट समझते हैं कि बड़े भाई का स्वभाव कैसा था। वह अध्ययनशील थे। अध्ययनशील थे अर्थात वे लगातार पढ़ते रहते थे। जब वे पढ़ाई से थक जाते थे तो वे अलग अलग तरह के चित्र बनाते रहते थे। अर्थात वो चित्र चाहे समझ में नहीं आते रहते थे, लेकिन वे अपना मन लगाने के लिए उन चित्रों को बनाते थे। ये कहानी बच्चे मनोविज्ञान पर आधारित है। अब बड़े भाई साहब अपने बड़े होने का एहसास दिखाते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं कि वे छोटे भाई की निगरानी किस तरह करते हैं। बड़े भाई साहब का समर्पण और त्याग इस कहानी में पूर्ण रूप से दिखाई देता है। लेखक का स्वभाव कैसा था बच्चे? बड़े भाई साहब से बिल्कुल अलग था। वे खेलते रहते थे और वे पढ़ते रहते थे। उनका मन जो था खेल में लगता था, पढ़ाई में नहीं लगता था। और बड़े भाई साहब लगातार पढ़ते रहते थे, इसलिए वे अध्ययनशील थे। और लेखक का जो स्वभाव था वह अध्ययनशील नहीं था, वह लगातार खेलते रहते थे। अब बड़े भाई साहब ये सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए वे छोटे को क्या करते थे? नसीहतें देते थे, उन्हें लगातार उपदेश देते थे कि जीवन में पढ़ाई का जो महत्व है वो बहुत अधिक है। हमारे माँ बाप हमें यहाँ पर हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेजा है, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। हमें उनकी गाढ़ी कमाई अर्थात मेहनत की कमाई को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ऐसा उपदेश वे उन्हें देते थे ताकि वह छोटा भाई गलत रास्ते पर ना चले। और फिर अगला पॉइंट करते हैं, लेखक द्वारा पढ़ाई का प्रयास करना। जब वह ऐसी बातें सुनता था तो उसके दिल में जो ये बातें बैठ जाती थी और उसमें कुछ परिवर्तन आने लगता था, अर्थात वह पढ़ने के लिए अपने आप को प्रेरित करता था। लेखक जो था पढ़ाई का प्रयास करना आरंभ करता था, सोचता था कि आज तो मैं पढ़ ही लूँगा। और उस पढ़ाई के अभ्यास में पहले वह सोचता था कि आज मैं टाइम टेबल बना लूँगा और उसके अनुसार चलूँगा। अब वह टाइम टेबल के प्रयोग में असफल था। टाइम टेबल तो वो बना लेता था और टाइम टेबल पर चलने का प्रयास भी करता था, लेकिन वह असफल हो जाता था, क्योंकि बाहर बच्चों को जब खेलने की आवाज़ आती थी, फुटबॉल खेल रहे होते थे बच्चे, तो उसका मन किसकी तरफ जाता था? खेलने की तरफ चला जाता था। और वह टाइम टेबल को भूलकर और खेल में चला जाता था और वो सोचता था कि वापस आ जाऊँगा, लेकिन वह वापस नहीं आ पाता था क्योंकि उसका मन जो था खेल के अंदर लगता था। लेकिन ये अचानक ऐसे हुआ कि बड़े भाई साहब फेल हो गए और छोटा पास हो गया। वे कम पढ़ते थे और वो ज़्यादा पढ़ते थे। लेकिन भाई साहब जो थे अध्ययनशील थे, अर्थात वो गहरा पढ़ते थे, लेकिन वह अपने पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कर पाते थे। अर्थात जब वह किसी चीज़ को पढ़ते थे तो उसमें वो गहरे चले जाते थे, अर्थात वो इतने डीपली चले जाते थे कि अर्थात उसमें खो जाते थे। अर्थात यहाँ पर वार्षिक परीक्षा हुई और छोटा भाई पास हो गया और बड़ा भाई फेल हो गया। अब अगर कोई फेल हो जाता है तो वो निराश हो जाता है, और बड़े भाई साहब भी फेल हो गए और वह निराश हो गए। अब कुछ समय के लिए उन्होंने छोटे भाई को उपदेश देना बंद कर दिया। बड़े भाई साहब के उपदेश जब उन्होंने देखा कि छोटे पर जो है इसका प्रभाव कम होता चला जा रहा है और उसका ध्यान खेल में जा रहा है, तो उन्होंने फिर उपदेश देने शुरू कर दिए। वो कहते हैं कि अभिमान तो बड़ों बड़ों का नहीं रहा। जैसे उन्होंने उदाहरण के द्वारा बताया कि रावण ने अभिमान किया तो वह उसका हाल क्या हुआ कि रावण जो था हार गया। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन फिर भी वह हार गया। क्यों? क्योंकि उसने अभिमान किया था। ऐसे उदाहरणों के द्वारा वह उसे उपदेश देते ताकि वह सही राह पर चल सके। अब भाई साहब अपना बखान देते कि वह कहते कि मेरा मन नहीं करता कि मैं खेलूं, मैं भी खेल सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे कारण नहीं खेलता हूँ। अगर मैं गलत रास्ते पर खुद चलूँगा तो तुम्हें सही रास्ते पर कैसे चलाऊँगा? इसलिए वे अपना बखान देकर, अपना उदाहरण देकर उसे समझाने की कोशिश करते कि तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। उपदेश का लेखक पर प्रभाव पड़ता कि वह उस बात को सुनता और समझता और वह कोशिश करता कि वह इस काम को अच्छी प्रकार से करेगा, अर्थात पढ़ने में अपना ध्यान देगा। फिर वार्षिक परीक्षा हुई और फिर भाई साहब फिर फेल हो गए। अब छोटा भाई फिर पास हो गया। अब लेखक की मानसिकता के अंदर बदलाव आ गया कि मैं तो बहुत अच्छा पढ़ता हूँ और मैं हमेशा पास हो जाता हूँ और भाई साहब फेल हो जाते हैं। अर्थात अब जो भाई साहब थे वो बहुत निराश हो गए। उनका दबदबा जो था छोटे भाई पर नहीं रहा
और वह दबदबा इसलिए नहीं जताना चाहते थे क्योंकि वह निराश थे, इसलिए उन्होंने उस पर दबदबा जमाना थोड़ा सा बंद कर दिया। अब लेखक की मानसिकता बदल गई और उसने क्या किया, पढ़ाई की तरफ से बिल्कुल अपना ध्यान हटा लिया। उसे ऐसा लगा कि वह पास तो हो ही जाएगा, इसलिए वह उसका पूरा ध्यान अपना खेल में दे दिया। अब उसको एक नया शौक उठा कि वह पतंगबाजी का उसे शौक लग गया और लगातार वह सारा दिन पतंगबाजी करता रहता। शुरू हो गई भाई साहब की उपदेश कला। अब भाई साहब ने देखा कि वह सारा दिन खेल रहा है, तो उन्होंने अपनी निराशा को छोड़कर छोटे भाई का ध्यान दिया और फिर उसे उपदेश दिया कि आपको अपने जीवन के अंदर पढ़ाई के महत्व को समझना चाहिए। ये सही है कि मैं फेल हो गया हूँ, लेकिन मैं तुमसे बड़ा हूँ, मेरा अनुभव बड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। ये बात अपने मन में कभी मत लाना कि मैं फेल हो गया हूँ इसलिए मैं तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ। लेखक को जब ये बात पता लगी कि भाई जो है अपनी निराशा को छोड़कर, अपने दुख को छोड़कर मेरी परवाह कर रहे हैं, तो वह इस वास्तविकता को जान सका कि बड़े भाई साहब मेरे प्रति कितने जागरूक हैं, सजग हैं, वह मेरा कितना ध्यान रख रहे हैं। उसे उस वास्तविकता का ज्ञान हुआ और वह अपने भाई के प्रति नतमस्तक हो गया, अर्थात वह अपने भाई का कहना मानने लगा। यहाँ बड़े भाई साहब के समर्पण और त्याग को दिखाया गया है और यही कहानी में हमें सीखने को मिलता है। भाई साहब का बचपना जगा। जब ये दोनों भाई आ रहे थे तो एक पतंग उड़ रही थी, तो बड़े भाई साहब ने क्या किया, लंबे थे और उन्होंने उछलकर उस पतंग को पकड़ लिया। यहाँ ये पता लगता है कि बड़े भाई साहब में भी बचपन की उमंग थी, लेकिन वे उसे दबा रहे थे। किसके कारण? छोटे के कारण। ये कहानी हमें ये कहानी क्या है? एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। बड़े भाई साहब अपना दबदबा और अपना प्रभाव दिखाते हैं और बड़े भाई साहब के समर्पण और त्याग को यहाँ पर दिखाया गया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि बड़े होने पर हमें अपने कर्तव्य और समर्पण और त्याग को सीखना चाहिए और छोटों पर हमें ध्यान देना चाहिए। अब हम आगे बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा इसे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।